वी आर बैक विथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और पिछले लेक्चर पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था तुम लोग का, और वो था रेस्पिरेशन के ऊपर। मुझे लगा नहीं था कि एक इतने लंबे लेक्चर पे भी इतना अच्छा व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन तुम लोग ने बहुत प्यार किया उस वीडियो को। और इस लेक्चर को भी तुम लोग देखो, और आई होप सो इस लेक्चर से भी बहुत कुछ सीख के जाओगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब भी तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगेन, अगर तुमने कोई लेक्चर अभी तक नहीं देखा है और ये तुम्हारा पहला लेक्चर है इस चैनल के ऊपर, तो फिर हम लोग इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स देख रहे होंगे। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी डायग्राम्स हैं, उनको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से जाके इस डायग्राम को जितना भी दिया, जैसे साइनैप्स का हो गया या फिर ब्रेन हो गया, सबको डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे बताए जाएंगे तुमको, और जितनी भी ट्रिक्स मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी अच्छा स्कोर लाने के लिए, वो भी मैं तुमको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इंक्लूड किए गए हैं इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो उन PYQs को अब बना के कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिछले साल वो आए नहीं थे, इस साल भी आने के चांसेस नील है, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है पहले बहुत टफ माना जाता था, लेकिन अब बहुत आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि आई को हटा दिया गया है, ईयर भी हटा दिया गया है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो था उसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस था, ठीक है। तो अब जब 1 से 2 क्वेश्चन आने ही हैं इस चैप्टर से, और चैप्टर आसान भी हो गया है, तो क्यों ना उसको एकदम सॉलिडिफाई करके अपने 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर को हम लोग एकदम सिक्योर कर लें। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले, अगर तुम नए हो इस चैनल पे, या फिर पहला लेक्चर है तुम्हारा ये इस चैनल पे, या कोई भी वीडियो नहीं देखी है तुमने, ठीक है, तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जैद मुमताज़, और मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ IGMS पटना में, ठीक है। मेरे नी 2023 में 651 स्कोर आए थे, जिसमें स्पेशलिटी ये थी कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाया था मैंने, ठीक है। और इस लेक्चर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम भी बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सको, परफेक्ट स्कोर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें याद करने वाली नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं वो समझा देता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि MCQs में यहाँ से स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आता है, तो वो उसमें तुमको क्या गड़बड़ दे सकता है, वो जो कीवर्ड्स हैं उनको वो रिप्लेस कर देगा अपने वर्ड से, और फिर वो ट्राई करेगा कि तुम आइडेंटिफाई करो कि करेक्ट है या नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होते के साथ ही एक लाइन आती है, द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। अब यहाँ पे होम्योस्टैसिस का मतलब नहीं पता होता है, तो उसका डेफिनेशन मैंने लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। मेंटेनेंस ऑफ स्टीडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को कहते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। और अब तो लाइन पूरी ही क्लियर हो गई है कि बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं कि होम्योस्टैसिस मेंटेन हो सके, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे बॉडी का है वो स्टेबल और स्टेडी रह सके, इसलिए, ठीक है। अब अगले लाइन पे आते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और more ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये नीट में नहीं पूछा जाता है। नीट में जो पूछा जाता है वो है लास्ट लाइन इस पैराग्राफ से, ठीक है। और ये बार बार आता है, और इसको घुमा के पूछते हैं वो लोग। तो वो भी हम लोग देखते हैं। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activity of the organ so that they function in a synchronized fashion. इसका मतलब है जो न्यूरल सिस्टम है वो रेगुलेट करता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी, और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो रेगुलेट करता है आपका न्यूरल सिस्टम भी, ठीक है। तो अगर मीनिंग पूछने पे आ जाए वो लोग, तो वो ये पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप का लाइन आपको दे सकता है, और ये जो लाइन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि वो ये लास्ट लाइन ना देके NCERT की ये वाली जो लाइन है इसको वो नहीं दिया, और इस तरीके का एक स्टेटमेंट स्ट्रक्चर किया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि एंडोक्राइन रेगुलेट्स न्यूरल एंड न्यूरल सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन सिस्टम, वेयर एज जो लास्ट लाइन है ये दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों सिस्टम साथ में काम करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स और उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग को कुछ कीवर्ड्स याद रखना अगेन, ठीक है, न्यूरल सिस्टम के बारे में।
दे प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि क्या तुम्हें याद रखना है इसमें से। सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूरल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, और वो जो नेटवर्क है वो आपका न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है इम्पल्सेस, ठीक है, न्यूरल सिस्टम में। अगर न्यूरल सिस्टम की बात हो रही है, नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तो उसमें जो भी हो रहा होगा वो न्यूरॉन्स ही कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो न्यूरॉन्स कर रहे हैं, जो भी इम्पल्स वो कैरी कर रहे हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है उनका, ठीक है, और बहुत ही क्विक है क्योंकि इम्पल्स बहुत क्विकली ट्रैवल करता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये लाइन है, और यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर नहीं आया तो आपके मॉक टेस्ट में तो आएगा ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी चैप्टर में अगर तुम एक ऑर्डर देखो इनका, तो यही है कि पहले वो उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में कैसा होगा, वर्टिब्रेट्स में कैसा होगा। वही यहाँ भी बताया गया है, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली स्पेशलाइज सेल का बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या है, वो स्पेशलाइज सेल हैं, और वो डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलाई को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि हाइड्रा हो गया, ठीक है, उसमें बहुत पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलता है। वैसे ही आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो इंसेक्ट आएगा जिसमें एक ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे, जिसमें एक ब्रेन भी प्रेजेंट है, साथ में गैंग्लिया है और न्यूरल टिश्यू है। गैंग्लिया क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे पूरा एक पैराग्राफ है, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि समझ नहीं आता है, तो उसको मैंने एक जगह पूरा डेफिनेशन लिख दिया है। इंसेक्ट है, जैसे ऊपर बढ़े आप, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट के पास ब्रेन भी है, गैंग्लिया भी है, और उसका न्यूरल टिश्यू भी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और फिर आप वर्टिब्रेट्स के बारे में बात किया गया एनसीईआरटी में, तो वर्टिब्रेट्स में जानते हैं कि ब्रेन प्रेजेंट होता है, बहुत वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इस पैराग्राफ को समझने से पहले, ये जो बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, इससे पहले तुमको जानना होगा कुछ टर्म्स, ठीक है, और उनका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसको हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं देखते हुए। न्यूरॉन्स क्या है, अभी देख लिया, स्पेशलाइज सेल है नर्वस सिस्टम का, बहुत सिंपल, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक टर्म नर्व क्या है। बहुत सारे न्यूरॉन्स का अगर बंडल कर दो, बहुत सारे न्यूरॉन्स को अगर बंडल अप कर दो उनके एक्सॉन्स को, तो वो एक नर्व बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है गैंग्लिया क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडी। जो अब न्यूरॉन्स है वो उनका पार्ट होता है, तो एक सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का पार्ट, ठीक है, उसका कलेक्शन अगर है तो वो गैंग्लिया कहलाता है। फिर प्लेक्सस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, बहुत सारे नर्व्स, नर्व्स हम लोग देखे थे, बहुत सारे न्यूरॉन्स का बंडल, वो सारे आपस में बहुत सारे नर्व्स अगर मिले हुए हैं तो उसको प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है विसरा, सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जैसे लंग्स हो गया या हार्ट हो गया, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं आपके, उनको विसरा बोला जाता है, विसरा। इसको दिमाग में बैठा लो क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे। विसरा क्या है, सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब ये पैराग्राफ इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसमें क्लासिफिकेशन बताया हुआ है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से पढ़ोगे और याद रखने की कोशिश करोगे तो याद रहने नहीं वाली। मैंने क्या किया था, एक फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से बनाया था, वही इस बार भी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, और उससे समझोगे, उससे याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी तुम्हारे, ऐसे याद रखो, जो भी तुम्हारे बॉडी के एक्सेस, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ये तुम्हारा एक्सेस हो गया, ठीक है। इस पे जो भी प्रेजेंट है वो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, जैसे कि ब्रेन, ठीक है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, जो भी इस पे है वो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया हमने दो में, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तुम्हारा ब्रेन है और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, इजी, कुछ नहीं। अब आते हैं पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको ध्यान से समझना। अब जो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट किया, ठीक है, उसके बाद जो भी नर्व फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है या फिर दूर जा रही है, ठीक है, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं हम लोग। मान लो एक कोई नर्व मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे गई स्केलेटल मसल पे, ठीक है, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, या फिर स्केलेटल मसल से वापस आ रही है, ठीक है, तो वो भी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होगी। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी सारा कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स। अगर
कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरफ आ रहा है यानी कि पास आ रहा है तो उसको हम लोग एफरेंट बोलते हैं, और कोई अगर दूर जा रही है नर्व फाइबर तो उसको ईफरेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, एफरेंट ईफरेंट दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, एक याद रखो, क्योंकि एग्जाम में दो अगर याद लेके जाओगे तो फिर कंफ्यूज होगे। एक याद रखो, उसको आगे बढ़ाओ। देखो, एफरेंट ए आता है सबसे पहला अल्फ़ाबेट एफरेंट में। ए सबसे पहला अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है। तो जो पास है, जो पास लेके आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग एफरेंट बोलेंगे, यानी टिश्यू टू सीएनएस एफरेंट। और अगर सीएनएस से दूर ले जा रहा है, ई फ्रेंट दूर ले जा रहा है, ई बाद में आता है, ठीक है, तो दूर ले जा रहा है तो उसको ई फ्रेंट बोलेंगे। तो आप याद रख लो, एफरेंट को ए से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है तो पास लेके आ रहा है, पी फॉर पहले, पी फॉर पास, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, ये हो गई फाइबर्स के बारे में बात। उसके बाद हम लोग पीएनएस को भी फिर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पीएनएस का भी डिवीजन है फिर सोमैटिक में और ऑटोनोमिक में। सोमैटिक एज द वर्ड सजेस्ट, ठीक है, सोमैटिक जो भी हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, यानी कि मैं चाहूँ तो अपने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। तो वो जो भी कंस्टिट्यूट कर रहा है, जैसे सीएनएस टू स्केलेटल मसल जो भी फाइबर्स जा रही हैं, ठीक है, वो आपका सोमैटिक के अंदर क्लासिफिकेशन हो गया उनका। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक, जो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है लेकिन मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल है हम लोग का उसके ऊपर। ठीक है, वो मैं चाहूँ तो मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक जल्दी से काम करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहूँ तो हार्मोन सिक्रीशन अपने आप से जल्दी से होने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स। ठीक है, जीआईटी ट्रैक में आपका जीआई ट्रैक जो है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है, सीएनएस टू स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन का आप काम चाहो, फंक्शनिंग चाहो तो अपने से नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो आपका इनवॉलंटरी कंट्रोल है। अब ये ऑटोनोमिक भी है, वो भी क्लासीफाई किया गया तीन ब्रांचेस में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक, सीधा याद करो, सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेस, सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेस, यानी कोई भी स्ट्रेनस सिचुएशन में अगर डाल लिया जाए आपको, या मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस टाइम ये सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जो नॉर्मली एक्टिवेटेड रहता है वो पैरासिम्पैथेटिक है, यानी कि आपको वापस नॉर्मल में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड रहता है। फिर आता है एक विसरल नर्वस सिस्टम। विसरा क्या होता है? सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, अभी देखा था हम लोग ने। ठीक है, उन तक जो भी नर्व्स जा रही हैं, फाइबर्स जा रही हैं, और वहाँ से वापस नर्व फाइबर्स जो आ रही हैं, दोनों मिला के आपका ये विसरल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। तो अब ये पूरा क्लासिफिकेशन तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर इस पैराग्राफ को पढ़ो तुम, ठीक है, अब वापस उस पैराग्राफ पे जाओ, अब इसको पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्किम करते हैं हम लोग लाइन्स के बीच में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देख लिया था हम लोग ने। सेंट्रल में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आ रही हैं और ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। ठीक है, ये भी जान लिया हम लोग ने, दो टाइप के होते हैं, एफरेंट इफरेंट, पास ला रहा है दूर ला रहा है, वही देख लो। एफरेंट ट्रांसमिट impulses फ्रॉम टिश्यूज टू सीएनएस, एंड इफरेंट ट्रांसमिट impulses फ्रॉम द सीएनएस टू पेरिफेरल टिश्यूज। ओके, अब नीचे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, पीएनएस इज इनटू टू डिवीजन। ठीक है, सोमैटिक हो गया, ऑटोनोमिक हो गया। सोमैटिक रिलीज impulses फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, while autonomic impulses from CNS to involuntary organs and smooth muscles of the body, देख लिया हम लोग ने। ऑटोनोमिक भी फर्दर डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और विसरल में। ठीक है, वो लोग उसके बारे में डिफाइन नहीं किए हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है, लेकिन हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, क्या है विसरल नर्वस सिस्टम? इट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, comprises whole complex of nerves, definition we know, fibers, ganglia we also know, plexuses we again know, and by which impulses travel from central nervous system to viscera and from viscera to central nervous system। पूरा पैराग्राफ कंप्लीट। ठीक है, तो मैं ये याद भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? स्पेशलाइज सेल है हमारा, जो कि है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा प्रवचन सुन लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, न्यूरॉन आपका एक सेल हुआ जिसका पार्ट्स है। ठीक है, सबसे पहले डेंड्राइट्स। ठीक है, ये देखो डेंड्राइट्स, जो भी सेल बॉडी से अटैच्ड है, डेंड्राइट्स हुए। ये आपका सेल बॉडी है। ठीक है, ये पूरा सेल बॉडी, और यहाँ सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकलता है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, ये लंबा वाला।
ठीक है। और एक्सॉन के एंड पे, टर्मिनल्स पे एक्सॉन ब्रांचिएशन शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सॉन साइनेप्टिक नॉब्स पोजेस करता है, ठीक है। इतना कुछ जान लिया हम लोग, पार्ट्स जान लिए कि एक न्यूरॉन का पार्ट्स क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, डेंड्राइट्स हो गया, चलो ठीक है। अब सेल बॉडी की बात करते हैं। उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो लिखा है डायग्राम में दिखाया हुआ भी, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल बॉडी इसको बोल रहे हैं, ये भी समझ आ गया। यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स मिक्स करके निसल ग्रैन्यूल्स बनी हुई है। और इनका काम क्या है, ठीक है, नीट में अक्सर ही पूछ दिया जाता है कि इसका काम क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम वी नो, सेल पढ़ा है हम लोग ने, ठीक है। और आर भी पता है हम लोग को, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो निसल ग्रैन्यूल्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है। और डेंड्राइट्स जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से, ठीक है, वो साइनेप्स बनाएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगी कन्वे होना। तो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है, जो इम्पल्स का फ्लो हो रहा है, वो यहाँ एरो से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखो एरो फॉलो करो, ये एरो यहाँ से भी आ सकती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी आ सकती है, और फिर नीचे के थ्रू ऐसे इन्फॉर्मेशन पास होगी। यानी कि जो इम्पल्स है वो ऐसे कंडक्ट होगा थ्रू न्यूरॉन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो इम्पल्स है वो नीचे आया और एक्सॉन टर्मिनल पे आया, ठीक है। यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, दिख रहा है एक्सॉन टर्मिनल्स। अब यहाँ पे ब्रांचिएशन शो किया एक्सॉन ने। और अब क्या, दो स्पेशलाइज चीज़ एनसीईआरटी ने लिखी हुई है कि ये जो एक्सॉन है वो या तो साइनैप्स बना सकता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, या एक्सॉन के साथ, किसी के साथ भी, मतलब दूसरे न्यूरॉन के साथ, तो उसको हम लोग साइनैप्स बोलेंगे। और अगर मसल के साथ बना रहा है, यानी मसल के ऊपर वो न्यूरॉन जाके अपने एक्सॉन के एंडिंग को रख रहा है, ठीक है, और एक कनेक्शन बना रहा है, तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, एक साइनैप्स और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर। अब एक और फीचर देखिए, सेल बॉडी की बात होगी, डेंड्राइट्स हम लोग जान लिए, सब कुछ जान लिया। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो एक्सॉन है, ठीक है, इस एक्सॉन के अराउंड एक सेल है, वो है शॉन सेल, ठीक है। शॉन सेल कहलाता है। ये क्या करता है, ये एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि मान लो ये एक्सॉन है, ठीक है, इस पे शॉन सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे देखो शॉन सेल है, वो इसके अराउंड एक ऐसे ऐसे स्पाइरल रैपिंग कर देता है, ठीक है। अपने ही वो सेल अकेला एक स्पाइरल रैपिंग करता है। एनसीईआरटी ने अच्छे से नहीं इसको डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए इसको समझ लो, एक विजुअलाइजेशन बनाओ दिमाग में, अपने आप को एक राउंड स्पाइरल टाइप का इसके अराउंड राउंड कर रैप करता है, जिसकी वजह से एक इंसुलेशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि बाहरी कोई भी और न्यूरॉन हुआ, मान लो कोई और न्यूरॉन है, मान लो कोई एक और न्यूरॉन है, और यहाँ पे शॉन सेल लगा हुआ है, ठीक है, वो एक इंसुलेशन बना दिया, तो अब दोनों के बीच में कनेक्शन कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन को एक इनिबिशन दिया उसने, यानी कि एक इंसुलेशन प्रोवाइड किया इस एक्सॉन के ऊपर, ये एक्सॉन था, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन या न्यूरल टिश्यू से इसको इंसुलेट कर दिया, तो वो काम करता है ये शॉन सेल, ठीक है। और इसी जो ये बनाया स्पाइरल रैपिंग, इसी को बोलते हैं माइलिन शीथ फॉर्मेशन, ठीक है। माइलिन शीथ के बारे में एक खासियत है कि वो लिपिड रिच होता है, लिपिड रिच होता है, ठीक है, माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ कहीं कहीं पे कम होता है, ठीक है, मतलब कि दो शॉन सेल के बीच का जो गैप आपका आ गया, उसको हम लोग नोड्स ऑफ रैनवीर बोलते हैं, ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवीर। यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे ये हम लोग को एक बेनिफिट के रूप में देख रहे होंगे हम लोग, जब लोग इसको ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे ना, तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है, फास्टर कंडक्शन के लिए एक बेनिफिट है नोड्स ऑफ रैनवीर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इतना जान लो, इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पूरा देख लिया हम लोग ने, सारे एक एक न्यूरॉन के एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जो भी नीट में क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे बता दिया, नेसल ग्रैन्यूल्स के ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, शॉन सेल के ऊपर अक्सर आ जाता है, माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है, शॉन सेल। एक चीज़ और, जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पे ये जो माइलिनेशन है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक सेल होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये करा रहे होते हैं, ठीक है, इंसुलेशन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
ये इन्फॉर्मेशन पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हम लोग के 360 और 360 ना बने, ठीक है। तो हम लोग को सब कुछ जानना होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन निकाल के लाया था। वही सेम डायग्राम है, शॉन सेल यहाँ पे दिखाया है, देखो शॉन सेल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को मूव करके ऐसे दिखाया गया है। तो यहाँ सामने देखो वही एक्सॉन है यहाँ पे, और उसके अराउंड ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, शॉन सेल का। देखो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ यहाँ से स्टार्टिंग है, पहले ऐसे रैप किया अपना उसके अराउंड, और उसके बाद पूरा एक स्पाइरल टाइप का ऐसे रैपिंग करता गया, और ये फिनिश पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एक्सॉन पे। ये था आपके न्यूरॉन के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ कुछ यहाँ पे लाइंस हैं, ठीक है। हाँ, जो लास्ट में हम लोग एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ एक्सॉन टर्मिनल्स थे, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल्स आगे साइनेप्स बनाते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स हैं यहाँ पे, इन्हीं को साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, ठीक है। इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। मान लो ये साइनेप्टिक नॉब है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और इनके अंदर, इन वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देर कैन बी अप टू 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इतना कुछ हो सकता है एक वेसाइकल के अंदर, ठीक है। और वैसे बहुत सारे वेसाइकल्स यहाँ साइनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट पे। तो सारे इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट में दी है वो मैंने समझा दी है, ठीक है। द फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द बॉडी। The axon is a long fiber, distal end is branched. We all know. Each fiber terminates as a bulb-like structure called synaptic knob. We also know. And it contains chemical which is neurotransmitter. The axon transmit nerve impulses away from the cell body, of course, to a synapse to a neuro. हाँ ये देखो यही लाइन एक्सप्लेन किया था मैंने वहाँ पे कि साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी समझ आ गया कि अगर मसल पे जाके वो खत्म हो रहा है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब ये क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वो मैंने यहाँ पे अलग से करके लिख दिया है कि जल्दी समझ आए तुम्हें और ऐसे याद भी हो जाता है। देखो मल्टीपोलर यानी कि एक न्यूरॉन है जिसमें एक एक्सॉन है और 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। अगर इमेजिनेशन में दिक्कत हो रही है तो ऐसे देखो, सेल बॉडी ये रहा, एक एक्सॉन है और 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन, और ये पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। खुद सोच के देखो कि ब्रेन में बहुत सारे तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ट्रांसमिट करनी है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा डेंड्राइट्स होना ज़रूरी है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है। अब दूसरा टाइप है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर वी ऑल नो, बाई मतलब दो, यानी कि दो ही प्रोसेस है यहाँ पे दो ही प्रोसेस हैं। इसको भी अगर विजुलाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो वो देखते हैं। ये मान लो सेल बॉडी है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है, सिर्फ एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। ये पाया कहाँ जाता है? रेटिना ऑफ आई में, आई के रेटिना में ये पाया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। इसको सबको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद कर लो, ठीक है। बाइपोलर। फिर आता है यूनिपोलर, इसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है, ठीक है। यूनिपोलर सिर्फ एक एक्सॉन इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है सिर्फ आपके यूनिपोलर न्यूरॉन। उसके बाद आता है एक सूडो यूनिपोलर, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप में 4 आता है ऑप्शन, तो उसमें से एक ये भी दे सकता है, ठीक है। सूडो यूनिपोलर सेल बॉडी, पहले तो एक ही एक्सॉन निकला क्योंकि सूडो मतलब कि फॉल्स यूनिपोलर। तो सूडो कैसे हो गया? मतलब कि पहले यूनिपोलर था उसके बाद ये फॉल्स हो गया। तो पहले यूनिपोलर था, एक एक्सॉन निकाले, ठीक है, वो स्प्लिट कर जाता है ऐसे, तो ये सूडो यूनिपोलर हो गया। कहाँ पाया जाता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से इसको याद करो तो ज़्यादा अच्छा है। टेक्स्ट से मैंने एक टैबुलेटेड फॉर्म दे दिया क्योंकि इसी टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू मतलब नीट में आया हुआ है, ठीक है। मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड सूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं आगे। ये हाँ,
टाइप्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड आर एनवेलप्ड बाय शॉन सेल्स, ये हम लोग देख चुके हैं, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। अब गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर, ये भी देख लिया हमने। Myelinated nerve fibers are found in spinal and the cranial nerves, information to remember. And unmyelinated nerve fibers are enclosed by Schwann cell, but they do not form myelin sheath. यहाँ पे अनमाइलिनेटेड जब आएगा तो वहाँ पे शॉन सेल प्रेजेंट है, लेकिन वो माइलिन शीथ नहीं बना रहा है, इसलिए वो अनमाइलिनेटेड है, ठीक है। अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर, ठीक है। ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, देखो, एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है, लेकिन इसको हम लोग में बहुत आसानी से पढ़ना है, बहुत एकदम ध्यान से सुनना जो भी बता रहा हूँ, और जो MCQ जैसे बनाना है उसी पैटर्न में तुमको पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि अगर बस टेक्स्ट और स्कूल की तरह पढ़ाया जाए तो फिर वैसे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ जानी चाहिए, वो बातें जानी चाहिए जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तब इसको अब देखते हैं एकदम ध्यान से, ठीक है। ये नॉर्मल एक एक्सॉन का, यहाँ पे ये एक एक्सॉन का कट सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। देखो, जब एक एक्सॉन रेस्ट पे होता है, रेस्ट कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, क्या उससे हम लोग क्या समझते हैं कि वो मूविंग नहीं, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक्सॉन रेस्ट पे, मतलब कि अभी उसमें कुछ हलचल नहीं है, तब वो पोलराइज स्टेट में होता है। पोलराइजेशन का मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी कि बाहर उस एक्सॉन के पॉजिटिव चार्ज है और अंदर में नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और वो कैसे है उसका रीजनिंग अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन ये बात याद रख लो कि अगर रेस्टिंग स्टेज में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है, एक्सॉन रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड है, मतलब कि बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग पोलराइज्ड एट रेस्ट, ठीक है। ये कैसे है भाई, तो उसका भी कुछ फंडा है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है। सेल चैप्टर पढ़ चुके हो, बहुत सारा कुछ जानते हो, तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन मेंटेनेंस ये कैसे उस पोलराइज स्टेट को मेंटेन कैसे कर रहा है, देखो। एक्सॉन मेम्ब्रेन जो है, एक्सॉन मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए, इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए, और इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। नहीं समझ आया, समझाता हूँ। देखो, अंदर में कोई भी अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है तो वो बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अंदर क्या बढ़ी, नेगेटिविटी बढ़ी, ठीक है। मोर परमिएबल टू पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जब भी बाहर जा रहा है तो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम, यानी सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज अंदर कम हो रहा है, मतलब कि अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एनसीईआरटी लिखती है नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम, मतलब इतना हेट करता है रेस्टिंग स्टेज में, और परमिएबल, फ्रीली परमिएबल टू पोटेशियम, ठीक है। और ये 3 रीजंस प्लस एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी होता है, ठीक है। वो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है, ठीक है। मतलब नेट नेट क्या हुआ, 3 पॉजिटिव बाहर गया, 2 पॉजिटिव अंदर आया, तो बाहर कितना पॉजिटिव, 3, अंदर 2, तो नेगेटिव अंदर हो गया, ठीक है। रिलेटिवली बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये 4 फैक्टर्स मिलके, ठीक है, आउटसाइड में ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन मोर सोडियम, तो फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। और इनसाइड में कम सोडियम है, ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला गया, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अंदर डेवलप होता है। तो ये रीजनिंग इसका है। अगर एनटीए क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो ऐसे ही करेगा, ठीक है। वो कोई टेक्स्ट नहीं पूछने वाला, कोई स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला, पूछेगा भी तो इससे बनेगा। तो यहाँ पे तुमको ये पॉइंट वाइज याद रखना है, एकदम मेमोरी में अपने पॉइंट वाइज चीज़ों को रखोगे, बुलेटिन में रखोगे तो जल्दी याद होती है, ठीक है। पोलराइज स्टेट मतलब कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव ऑलरेडी डेवलप है। रेस्टिंग स्टेज पे कैसे डेवलप्ड है, क्योंकि जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है उसकी कुछ खासियत है, वो ज़्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए और नियरली इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए भी इम्परमिएबल है। अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। साथ ही साथ आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी है, जो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है, जिसकी वजह से बाहर में पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे आपका एक्सॉन पोलराइज स्टेट में है। अब कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया, वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे लिखा है स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया, उसके वजह से डीपोलराइजेशन हो गया। मतलब कि जो पोलराइज स्टेट था उसको हम लोग डिसरप्ट कर दिए, ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गया। यानी कि जो बाहर सोडियम ज़्यादा था, ठीक है, वो तेज़ी से अंदर के तरफ घुसने लगा, यानी सोडियम इन्फ्लक्स होने लगा, ठीक है। इन्फ्लक्स, कुछ भी अंदर आना, इन्फ्लक्स होने लगा। तो बाहर से सोडियम बहुत सारा अंदर आ गया, जिसके वजह से जो अंदर नेट नेगेटिव चार्ज था वो अब पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखो, अंदर में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। जहाँ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, नेट सोडियम की वजह से बहुत सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगा, और इसी को कहते हैं हम लोग डीपोलराइजेशन। जो आपका पोलराइज स्टेट एकदम प्यार से खड़ा हुआ था, उसको हमने डिसरप्ट कर दिया एक स्टिमुलस दे के। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डीपोलराइजेशन है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, लाइन लिखिए शॉर्ट लिव्ड। और सून आफ्टर देर इज इफ्लक्स, यानी कि पोटेशियम का इफ्लक्स, बाहर निकलना, पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगता है, जिसके वजह से अंदर फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बाहर पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन, ठीक है। मतलब कि वो पोलराइज स्टेट को फिर से ला रहा है, यानी कि रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब डिसरप्ट कर दिया पोलराइजेशन को। तो इस कदर अगर याद रखो तो तुमको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आयन जो है ना उसका मूवमेंट ट्रैक करो तुम, क्योंकि एमसीक्यू में आयन का मूवमेंट ही पूछता है। तो नेट नेट तुमको ये समझ आ गया कि मोर परमिएबल टू पोटेशियम, याद हो गया एकदम दिमाग में, ठीक है। इम्परमिएबल टू सोडियम, ये भी याद हो गया एकदम। और इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। और सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, जो तीन तीन सोडियम को बाहर, दो पोटेशियम अंदर, बाहर नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डीपोलराइजेशन में आयन का क्या हो रहा है चेंजेस, सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, याद रखें। रिपोलराइजेशन में सोडियम बाहर नहीं जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। एम्फोसाइजिंग ऑन इट बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो ये आपका पूरा हुआ जनरेशन ऑफ नव इम्पल्स। अब हमारे पास क्या मिला हमें, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद ये हमारा एक्सॉन बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, ठीक है। फिर हमने डीपोलराइजेशन स्टिमुलस प्रोवाइड किया, डीपोलराइजेशन हुआ तो अंदर नेगेटिव एक पॉइंट पे यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो गया, ठीक है, बाहर नेगेटिव डेवलप हो गया। और फिर रीपोलराइजेशन वेव स्ट्राइक की, तो यहाँ पे वापस से पीछे में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा आइसोलेटेड प्लेस मिल गया हम लोग को जहाँ पे अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, ठीक है। और उसके आगे भी नॉर्मल डी ये पोलराइज स्टेट है और पीछे भी नॉर्मल पोलराइज स्टेट है। तो ये जो डिसरप्शन हुआ स्टिमुलस के वजह से, स्टिमुलस के वजह से ये डिसरप्शन हुआ, ये ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ये आगे ट्रैवल करेगा, ठीक है। क्योंकि अब आगे देखते हैं, ये देखो, ये ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ये आगे ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी, ठीक है। थोड़ी सी तो पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबने पढ़ी है, ठीक है, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं। फिजिक्स का नाम सुनने घबराना नहीं, बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, वी ऑल नो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसका अपोजिट मूवमेंट होता है करंट का, ये भी हमें पता है। तो करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज ये साइन से नेगेटिव साइन की तरफ मूव कर रही है। यही चीज़ तुम्हारे एनसीईआरटी ने लिखा है, तो तुम्हें दर्द होता है कि क्यों लिखा है, ठीक है। अरे वो लिखेगा नहीं भाई। अब देखो, ये हमने डिपोलराइजेशन क्रिएट किया, सोडियम का बहुत तेज़ी से अंदर इन्फ्लक्स हुआ, तो फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ये आगे ट्रैवल करेगा, क्योंकि भाई अंदर पॉजिटिव और आगे में उसका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और बाहर में भी सेम सर्किट कंप्लीट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली बैलेंस भी तो रखना है सर्किट को, ठीक है। अब ये जो डीप रेड से दिखाया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बॉक्स, ये अब आगे बढ़ जाएगा, और फिर जो इसके पीछे है कुछ इस टाइप का सीन बन जाएगा वापस से, ठीक है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा करंट के तरह, करंट के फॉर्म में। मतलब बोलने का ये है कि जो ये बीच में छोटा सा स्टिमुलस देके हमने एक डिसरप्शन क्रिएट किया, तो वो फिर आगे ट्रैवल कर रहा है एक्सॉन में, वो आगे ट्रैवल कर रहा है एक्सॉन में, ठीक है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि एक करंट जनरेट हो गया है उसके वजह से, एक स्टिमुलस के वजह से। अब आगे देखते हैं हम लोग।
वही चीज़ पूरा थ्योरी में दिया हुआ है, अब इसके उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो जल्दी से देख लेते हैं एकदम। ठीक है। एट रेस्ट एक्सोन मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम, वहाँ से तुमको याद है। ठीक है। नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, अगेन वी ऑल नो। इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, ओके। और एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है, और ऐसे ही पोलराइज स्टेट डेवलप रहता है। ठीक है। और एक लाइन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो, अब ये फिर वो कंडक्शन के बारे में इसको बताया हुआ है। ठीक है। जहाँ पे स्टिमुलस लगा तो साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, सोडियम अंदर आ गया, इन्फ्लक्स हो रहा है, डीपोलराइजेशन हुआ। ठीक है। डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ये डेवलप हुआ। ठीक है। अब वहाँ पे ठहरेगा नहीं, फिर वो इनर सरफेस ऐसे साइड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पूरा वो करंट फ्लो बताया हुआ है इसमें, वो मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है। द इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइव साइट बी, ए सीक्वेंस रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द, मतलब इम्पल्स इज कनेक्टेड शॉर्ट, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, वो भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है। स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी सोडियम शॉर्ट लिव्ड, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, मिली सेकंड्स में होता है, 1 to 2 ऐसे 1 to 5 मिली सेकंड्स में होता है। ठीक है। इट इज फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम, मतलब पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, विद इन फ्रैक्शन पोटेशियम डिफ्यूज आउट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। खत्म। एक ये डायग्राम है, देखो टॉपिक्स अगर कटे हैं तो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको हम लोग को थोड़ा सा डेप्थ में जानना ज़रूरी है। तो एक ये डायग्राम है, इसको भी मतलब एक चार्ट है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो स्टिमुलस लगा। ठीक है। ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था इसका, ये ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ठीक है। -70 दिखाया हुआ है यहाँ पे, ऐसे अलग अलग होता है अलग अलग न्यूरॉन्स का। अब यहाँ पे डिसरप्शन हुआ। ठीक है। डीपोलराइजेशन हुआ, यानी कि सोडियम आयंसिन, देखो वही लिखा हुआ है। ठीक है। और फिर एक टाइम के बाद, बहुत शॉर्ट लिव था, उसके बाद पोटेशियम आयन आउट, रिपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर इसकी इंट्रिकेसीज में जाओ, तो ये जो पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा बाहर चले जाते हैं, तो इसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और फिर वापस रेस्टिंग स्टेज में आते हैं। तो ये हाइपर पोलराइजेशन वर्ड भी अगर तुम अपने वोकेबलरी में रख लो तो कोई बुरी बात नहीं है। ये पोटेशियम चैनल्स हैं ना, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ओपन रह जाते हैं, जिनके वजह से ये हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाता है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन, और फिर वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पे चला गया। ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। हाँ, इसके डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग इसको अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि साइनेप्स क्या है। देखो, एक्सॉन ऊपर से आया, उसका ब्रांचिएशन हुआ। ठीक है। एक साइनेप्टिक नॉब बना। अब ये मान लो दूसरा है, दूसरा न्यूरॉन है, इसका डेंड्राइट है। ठीक है। यहाँ पे आके ये इसको इम्पल्स ट्रांसमिट करना है। अब ये जो अगला न्यूरॉन है, इसका जो डेंड्राइट है, उसका भी एकदम जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो एक्सॉन है, इसका जो साइनेप्टिक नॉब है, इसके मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये दोनों एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साइनैप्स। और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है, they may be separated or may be not separated by a space which is called synaptic cleft. इतना कुछ समझ तो नहीं आया होगा कुछ, लेकिन कुछ तो बना होगा दिमाग में। ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो साइनैप्स हाईलाइट किया हुआ है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये वाला जो है अगला साइनैप्स का जो अगला जिस पे ट्रांसमिट होना है, उसको हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक बोलेंगे। और ये जो है, ये प्री साइनेप्टिक है। ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग साइनैप्स बना रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, और जो बीच का स्पेस है ये पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, इतना क्लियर है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो सकता है प्रेजेंट, हो सकता है ना भी प्रेजेंट हो, इसलिए मैंने बोला मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। यहाँ देखते हैं, जैसा पहले डायग्राम में देखा था, न्यूरॉन वाले डायग्राम में, कि यहाँ से इम्पल्स ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। इस वन वे कंडक्शन है। और यहाँ पे फिर दूसरा मान लो डेंड्राइट है, उसका कनेक्शन है यहाँ पे, और उसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है। ये जो डायग्राम है, इसके बैक स्टोरी में इतना कुछ है कि उसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। अब देखो अगेन इम्पल्स यहाँ पे आ गया वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था, याद करो याद करो। ठीक है। जनरेट हुआ था ना, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो गया था, और फिर वो ट्रांसमिट हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था, है ना। तो वो यहाँ तक आ गया। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आया वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या करता है, हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे
ये वाला मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो दिखाया है मैंने, ये इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वही उन चैनल्स को खोल सकता है, तो वो उन चैनल्स को खोल देता है, ठीक है। वो वोल्टेज आया और वो चैनल्स खुल गए, यानी कि बाहर में जो कैल्शियम है वो उन चैनल्स के थ्रू अंदर आ जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने डिपिक्ट किया है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट, और जैसे ही वो इम्पल्स यहाँ तक आया वो इन कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दिया, और ओपन करने की वजह से जो कैल्शियम है वो अंदर आ गया, ये रेड एरो से दिखाया हुआ है, कैल्शियम अंदर आ गया। अब कैल्शियम आयन जो है Ca2+ पता है ना, कैल्शियम आयन, हाँ। तो कैल्शियम आयन अंदर आया, इनका क्या रोल है देखो। कैल्शियम आयन क्या करता है, वो ये साइनेप्टिक वेसिकल हमने पढ़ा था, साइनेप्टिक नॉब है, उनके अंदर वेसाइकल्स प्रेजेंट हैं जिनमें बहुत सारे टेन ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। तो वही है ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स, ये न्यूरॉन इसके अंदर है, मतलब सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर है, ठीक है। ये कैल्शियम क्या करता है, ये इस साइनेप्टिक वेसिकल से इसको पकड़ेगा और इसको लाके फ्यूज़ करा देगा, ठीक है, इसको फ्यूज़ करा देगा आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जो कि यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, ये देखो, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस होगा जिसकी वजह से ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे रिलीज हो जाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए हैं, ठीक है, ये अगले पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि यहाँ देखो पिंक पिंक दिखाया हुआ है, इन पे जाके बाइंड करेगा और अगेन एक एक्शन पोटेंशियल, एक स्टिमुलस की तरह एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। मतलब जो नर्व इम्पल्स था वो ऊपर से ट्रैवल करते हुए आया और यहाँ पे थ्रू केमिकल मीडिएटर्स वो अगले मेम्ब्रेन पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, ठीक है। अब फिर वही कहानी, अंदर पॉजिटिव डेवलप हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, और फिर वैसे ही एक वेव आगे की तरफ बढ़ जाएगा, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, ठीक है। वही यहाँ पे लिख दिया है, दिस रिसेप्टर्स फर्दर जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अब ये पूरी कहानी तुम्हारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। A synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap, ठीक है। synaptic cleft कहलाता है वो गैप, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन भी है, साइनेप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जिनमें से दो हम लोग को जानना है, एक है केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स तो अभी हमने देख लिया जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल्स यूज हो रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए, वेयर एज जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उनका जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो गैप जंक्शन के थ्रू होता है। यानी कि मोर और लेस जैसे आपके एक्सॉन में ट्रांसमिट हो रहा था ना नर्व इम्पल्स, वैसे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा और कोई केमिकल मीडिएटर का ज़रूरत नहीं है। तो सुनने में और देखने में ज़्यादा बेहतर तो यही है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, क्योंकि यहाँ पे केमिकल ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ झमेला नहीं है कि यहाँ रिलीज़ होगा, वहाँ पे उसको रिसेप्टर देखेगा, फिर उसको एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके वजह से इतना कुछ काम झाम नहीं होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है बहुत फास्ट होता है केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही रेयर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, इतना इजीली हर जगह नहीं पाया जाता है। और एक और है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की, जो केमिकल साइनेप्स है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने का एक बेनिफिट है हमारे पास कि वो न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग एक्साइटेटरी भी रिलीज करा सकते हैं और इनिबिटरी भी रिलीज करा सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट इम्पल्स ट्रैवल हो जाएगा। वही यहाँ पे हमारे पास एक एडेड एडवांटेज है, वही यहाँ पे लिखा हुआ अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन के तरह ही जैसे ट्रांसमिट हो रहा है वैसे ट्रांसमिट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में भी, एंड इज ऑलवेज फास्टर, ठीक है, बट दे आर रेयर इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे वही कहानी लिखी हुई है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिर इम्पल्स आया एक्सोन पे और फिर वो फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर रिलीज हुआ, ठीक है। और साइनेप्टिक लेफ्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, वी ऑल नो, ठीक है। फिर रिसेप्टर बाइंड हुआ, ओपनिंग आयन चैनल्स अलाउइंग द आयन इलेक्ट्रॉन एंट्री ऑफ द आयंस व्हिच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो एक बेनिफिट ही है, न्यू पोटेंशियल डेवलप मे बी एक्साइटेटरी और इनिबिटरी, ठीक है। वही देखो टाइप ऑफ साइनेप्स इलेक्ट्रिकल कुछ इस तरीके का दिखता है, ज़रूरत नहीं है डायग्राम नोट डाउन करने की या स्क्रीनशॉट लेने की, ऐसे नोट्स तो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे तुमको। यहाँ पे देखो फास्टर है क्योंकि ये डायरेक्टली गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो जा रहा है और ये न्यूरो के थ्रू हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है इसको।
फिर आते हैं नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। इसका फ़ायदा है कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हो सकता है। तो मेरे कहने पे प्लीज़ कुछ कुछ एग्जांपल्स याद कर लो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे, हो सकता है, ठीक है, बहुत चांसेस से पूछ सकता है। तो एक्साइटेटरी में आपके आता है एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट। एक दिन में याद नहीं होगा, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ एक बार दिमाग में बस रखना। और अगर एक्साइटेटरी नहीं हो पा रहा है तो इनहिबिटरी तो एटलीस्ट कर ही लो, क्योंकि इससे बीमारियां एसोसिएटेड हैं, ठीक है। डोपामीन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, गाबा, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको ऐसे याद कर लो ना, डोपामीन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, गाबा और इनहिबिटरी। बाकी जो बच गया तो वो आपका एक्साइटेटरी, ऐसे इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। एक्साइटेटरी में मेन एसिटाइलकोलिन याद रखो। इनहिबिटरी में डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, गाबा। चलो, आपका ट्रांसमिशन हो गया, कंडक्शन, जनरेशन हो गया। अब मेनली आते हैं ब्रेन पे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस में है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, लेकिन उसका कुछ डेप्थ में बताया नहीं गया है एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे उसके बारे में भी। तो पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन वी ऑल नो इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग एरिया ऑफ बॉडी, ठीक है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये हमारे बॉडी का, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। ब्रेन के अगर फंक्शंस पे ही आ जाओ तो इतने सारे फंक्शन देख लो, ठीक है। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, मतलब जो कुछ भी तुम्हारे ख्याल में आ सकता है, वो ब्रेन करता है। फंक्शन ऑफ ब्रेन, वॉलंटरी मूवमेंट, कुछ भी अगर मैं सोचूं चाहूँ करना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बैलेंस, चलते चलते बैलेंस करना और सारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना। वाइटल ऑर्गन्स को भी सप्लाई करता है ब्रेन इंफॉर्मेशन की कैसे वर्क करना है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, थर्मो रेगुलेशन तुम लोग बोलोगे हाइपोथैलेमस कराता है, अरे तो हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस मेजरली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और हाइपोथैलेमस एक उसका ऑप्शन रहता है, ठीक है। ब्रेन का फंक्शन थर्मोरेगुलेशन भी है, हंगर थर्स्ट जनरेट करना भी ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। सर्काडियन सिस्टम या सर्काडियन रिदम, यानी कि 24 आवर रिदम जनरेट करना, जैसे आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, और एक बॉडी एक्टिविटी पूरा 24 आवर के थ्रू क्लॉकवाइज आपके अरेंज्ड है, वो चीज़ भी आपका ब्रेन देखता है। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ब्रेन अपने आप में कुछ सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसमें जीएनआरएच, एलएच एंड ऑक्सीटोसिन भी है। और ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब भी आपका ब्रेन का फंक्शन है। तो इतने सारे फंक्शन है, फंक्शन ऐसे नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोरेगुलेशन, ये हाइपोथैलेमस कराता है, वो भी ब्रेन का पार्ट ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंडोक्राइन में हो सकता है आपसे मॉक टेस्ट में ये पूछ दे कि कौन से हॉर्मोन्स, तो उसमें याद रखो जीएनआरएच, एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब आता है ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो आपका स्कल है, ठीक है, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। स्कल के अंदर आपका बहुत सारे मेनिंजेस लेयर वाइज प्रेजेंट है, ठीक है। मेनिंजेस जो अरेंज्ड है, सबसे बाहर में एक आपका ड्यूरा मैटर, ठीक है, डी फॉर ड्यूरा मैटर, उसके अंदर अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर पाया मैटर, ठीक है, फिर ब्रेन। अब एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया भी है, कि अरेक्नॉइड के नीचे वाला जो स्पेस है और पाया मैटर के ऊपर ये वाला जो एरो से दिखाया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड। कोई भी चीज़ अगर नीचे से सबस्क्रिप्ट याद करो तो सब मतलब अरेक्नॉइड के नीचे सब अरेक्नॉइड स्पेस, इसमें प्रेजेंट होता है आपका CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बस इतना याद रखो इसमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है MCQ में आ जाए आपके मॉक टेस्ट में, और नीट में भी शायद पूछ सकता है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, और फिर आता है आपका ब्रेन, और सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपका CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर पार्ट्स विच इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये कैसे आया, ये डेवलपमेंट में एक बच्चे में डेवलपमेंट है, तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए मैं तुमको दिखाता हूँ। और एक आगे भी एक लाइन है, उसको भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया लेकिन दे दिया है, तो अब उसको थोड़ा समझना ही पड़ेगा ना वो है क्या, ठीक है। देखो, ये ब्रेन का डेवलपमेंट है, तुम लोग अगले साल पढ़ोगे इसको, MBBS में देख लो, ठीक है, टेक्स्ट बुक क्लिनिकल न्यूरोएनाटॉमी, थोड़ा सा फील लेते हैं डॉक्टर वाला। देखो, कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, कुछ याद भी नहीं रखना है इसमें, लेकिन बस तुमको एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए दिमाग में कि कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, तो उससे याद रहेगा। देखो, प्रोजेंसेफ्लॉन जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, मीजेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन, और रोमेनसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये तीन तो वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, उसके टेक्निकल वर्ड्स नहीं, नेम नहीं दिए हुए हैं NCERT में, लेकिन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन दिया हुआ है, तो उसका टेक्निकल वर्ड हो गया प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोमेनसेफ्लॉन। अब ये प्रोजेंसेफ्लॉन जो है फोर ब्रेन, ये डेवलप होता है टीलेंसेफ्लॉन में, डायंसेफ्लॉन में, ठीक है। मिड ब्रेन रह गया, मीजेंसेफ्लॉन, और रोमेनसेफ्लॉन यानी हाइंड ब्रेन मीटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन में डेवलप हो गया, ठीक है।
अब ये जो मीटेनसेफलॉन है, ये सेरिबेलम और पॉन्स में डेवलप कर गया, वेरस माइलेनसेफलॉन मेडुला ऑब्लोंगाटा में डेवलप कर गया। कैसे याद रखेंगे कि कौन सा है? माइलेनसेफलॉन वाई, वाई लास्ट आता है तो सबसे नीचे आ रहा है वाई, ठीक है। माइलेनसेफलॉन मेडुला सबसे नीचे होता है, और मीटेनसेफलॉन याद रखो सेरिबेलम और पॉन्स में डेवलप कर गया। मिड ब्रेन वैसे ही रह गया, ठीक है। अगेन ऊपर टीलेंसेफलॉन, देखो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, थैलेमस और ये सब डेवलप हो गया। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हम लोग को बस इतना याद रखना है, क्योंकि मेरे को मेन यहाँ पे दिखाना था मिड ब्रेन, ठीक है। ये देखो मिड ब्रेन, एनसीईआरटी में मिड ब्रेन में एक लाइन दे दी है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट एक है जो पास थ्रू द मिड ब्रेन, ऐसा करके एक लाइन दिया हुआ है, तो वो समझ कैसे आएगा? देखो ब्रेन के अंदर बहुत सारे वेसाइकल्स हैं, मतलब खाली स्पेसेस, ठीक है। ये देखो ये आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, तो उसमें भी बीच में खाली स्पेस है, ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे भी आ गया, थर्ड वेंट्रिकल इसको बोलते हैं, इसको 1 2, इसको थर्ड वेंट्रिकल, और ये फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इतना डेप्थ में याद मत रखो, लेकिन ये सारे वेंट्रिकल्स जो हैं इनको कनेक्ट करता हुआ है बीच से ये मिड ब्रेन में, ये देखो मिड ब्रेन में ये बीच से ऐसे पास करता हुआ एक कैनाल है, इसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल एक्वीडक्ट। तो अगर इस पे डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दें एनसीईआरटी, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोग के पास तो ये रहेगा ना कि देखो हम लोग ने दिया हुआ था, तो ये हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, नीचे फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट करने वाला सेरिब्रल एक्वीडक्ट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन दे दी है, मेरा कोई शौक नहीं है तुम्हें एमबीबीएस का पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये याद रख लेना कि सेरिब्रल एक्वीडक्ट कनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल, बस, और वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं आगे, ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसमें दिखाया हुआ है कुछ कुछ चीज़ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये पूरा दिखाया है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम भी दिखाया हुआ है, ये रहा कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और थैलेमस हाइपोथैलेमस वो भी दिखाया है, देख लो डायग्राम में पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन देखो यहाँ दिया हुआ है, और ये पास सेरिब्रल एक्वीडक्ट पास कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है। हाइंड ब्रेन का पार्ट्स क्या क्या है? पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, जो कि अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे एक एक करके, फोर मिड और हाइंड ब्रेन को। और फिर नीचे आता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं दिया है डेप्थ में, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। अब आते हैं फोर ब्रेन के ऊपर। एकदम लाइन वाइज चलेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें हम लोग को, बस सब कुछ समझते चलना है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जो कि हम लोग देख लिए अभी डायग्राम में, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स, अब देखो से अगर तुम लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके कभी देखे होगे तो ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और बीच में एक क्लेफ्ट होता है, मतलब दो पार्ट में ब्रेन डिवाइडेड होता है, तो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ब्रेन डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है ब्रेन, ऐसा दिखेगा, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एंड हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, अगेन नर्व फाइबर्स वी ऑल नो क्या होता है, ठीक है। अब ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इनको कनेक्ट करने के लिए आपस में, ठीक है, बीच में नर्व फाइबर्स होती है, मान लो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो बीच में नर्व फाइबर्स ऐसे कनेक्ट कर रही है इनको, ठीक है। उन ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखें इसको, कॉर्पस कैलोजम को, ठीक है। अब जो आपका ब्रेन है, ठीक है, उसका आउटर अपीयरेंस ग्रे होता है और इनर साइड में वाइट मैटर होता है, ठीक है। आउटर अपीयरेंस ग्रे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज एग्रीगेट होती हैं, ठीक है, सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन, और उसमें नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, याद करो, तो वो एक ग्रेश अपीयरेंस देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रे मैटर। वेरस अंदर में सारे एक्सॉन्स का कलेक्शन होता है, यानी नर्व फाइबर्स का कलेक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो ये माइलिन शीथ के वजह से एक वाइटिश अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है। सिंपल रीजनिंग याद हो गया। तो आउटर ग्रे मैटर, इनर वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड जब देख रहे होंगे हम लोग तो उसमें ये रिवर्स हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को कुछ दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड का कुछ मिक्स करके पूछे, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ motor sensory areas and large region of that are not clearly sensory or motor, their association areas, ठीक है। मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज तो समझ आ गया, सेंसरी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेंस हो रही है, जो कि सेंसरी इनपुट आ रहा है वहाँ पे, और जो भी यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है मोटर इनपुट
हो गया। और एसोसिएशन एरियाज जिनमें आता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। मेमोरी वी ऑल नो, ब्रेन का काम ही है मेमोरी स्टोर करना, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों, ठीक है। कम्युनिकेशन, हम लोग कैसे बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो भी ये डिपेंड, वो भी ब्रेन का फंक्शन है। फिर इंटर सेंसरी एसोसिएशन क्या है? ऐसा नहीं है कि तुम अगर कुछ फील कर रहे हो तो तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम मान लो एक तरफ किसी, तुमको अगर किसी पिन से चुभवाया जाए तो तुमको पेन हो रहा है, और दूसरे हाथ में तुम्हारी आग लगा दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि तुमको एक बार में एक ही चीज़ होगा, तुमको दोनों चीज़ होगी। तुमको पेन फील होगा और तुमको आग से गर्मी भी लगेगी, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? ये इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ये सारे सेंसरी इनपुट्स को एसोसिएट करके आपस में समझने की काबिलियत है ब्रेन की, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर सेंसरी एसोसिएशंस एंड मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे वही दिया हुआ है फैक्ट, एक फैक्ट ही है जो मैंने बता दिया था, अंदर में वाइट मैटर होता है। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ है जो उसको एक अपीयरेंस देता है। अब देखो, सेरिब्रम जो है वो थैलेमस के अराउंड रैप करते हैं। ये बहुत क्लासिक लाइन है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जो सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक आ रही है और वो ब्रेन तक जा रही है, तो वो थ्रू द थैलेमस ही जाएगी। एक रिले सेंटर की तरह ऐड करता है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के थ्रू होके जाएगी, और जो भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है वो थैलेमस के थ्रू ही होते हुए जाएगी। मतलब थैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये भी समझ गए हम लोग। अगर डायग्राम में है तो वो भी दिख जाएगा, देखो। ब्रेन, ये पूरा ब्रेन रैप्स अराउंड थैलेमस, ये रहा थैलेमस, ठीक है, इसके अराउंड रैप कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देख लो यहाँ पे किया हुआ, अभी हाईलाइट किया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको जितना वेरी लगाने लगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगले नीट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो इसी से आएगा, देख लेना। क्योंकि हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस एंड सो दैट ऑफ ब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट यही फंक्शन है, ठीक है। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, जहाँ भी तुम्हारा थर्मो रेगुलेशन आए, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल आए, तो हाइपोथैलेमस बोल देना है, ठीक है। तुमसे कोई सोते हुए पूछ दे कि ये थर्मो रेगुलेशन ब्रेन, तो तुमको बोलना है हाइपोथैलेमस, ओके। लिख के ले लो, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में तो हर बार आएगा, और तुम्हारे ये नीट के एग्जाम में भी आ सकता है। अब आता है, इट ऑल्सो secrete several group of neurosecretory cells which secrete hormone called the hypothalamic hormone. We all know brain secretes hormone also, ठीक है। तो hypothalamic hormones, the inner part of cerebral hemisphere, a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus with hypothalamus included, involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, excitement, pleasure, rage and fear, motivation। ये पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने बताया। सेरिब्रल हेमिस्फेयर का कुछ इनर पार्ट्स, अंदर का पार्ट क्लियरली डिफाइंड नहीं, कुछ इनर पार्ट्स है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, ठीक है। अलॉन्ग विथ अमिगडाला, ब्रेन का पार्ट, हिपोकैम्पस, ठीक है। ये तीनों मिलके एक सिस्टम बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक लोब, बहुत इंपॉर्टेंट, लिम्बिक लोब, ठीक है। अब ये तीनों का मिला के लिम्बिक लोब हुआ। लिम्बिक लोब प्लस हाइपोथैलेमस, अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, एनसीईआरटी लाइन, along with hypothalamus regulates these functions: sexual behavior, excitement, rage, fear, pleasure, motivation, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हैं। तो जहाँ ये सारे फंक्शन सुनो, तो वहाँ पे तुम लगा दो कि लिम्बिक लोब है अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस। लिम्बिक लोब में क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और भी कुछ कुछ हैं लेकिन वाइट सेक्टर में रह गया है, तो उसको रहने दो, इतना याद रखो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन पे मैंने इसलिए वो इतना बड़ा वेंट्रिकल्स का दिखाया था क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिख दी है मिड ब्रेन के में, अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, इसलिए वो जानना जरूरी हो गया था। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। यहाँ देखो डायग्राम, मिड ब्रेन दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मिड ब्रेन यहाँ पे,
लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स ऑफ द, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। ओके। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट 4 राउंड स्वेलिंग्स, ठीक है, कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लो कि जो 4 राउंड स्वेलिंग्स है तो 2 सुपीरियर होती है, 2 इंफीरियर होती है, उनको बोलते हैं 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। और जो सुपीरियर है वो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए है और जो इंफीरियर है वो ऑडिटरी है। कैसे याद रखोगे, देखो, सुपीरियर आई, इंफीरियर ईयर, ठीक है, आई तक ईयर पे आने पे सुपीरियर से इंफीरियर आ रहे हो, ठीक है। तो सुपीरियर कॉलिकुलाई फॉर आई और इंफीरियर कॉलिकुलाई फॉर ईयर, तो यानी कि ऑडिटरी, आई फॉर विजुअल, ठीक है। 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई फॉर विजुअल एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई फॉर ऑडिटरी। और अगर ये याद नहीं भी है तो ये याद रखो 4 राउंड स्वेलिंग्स है एट द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, जो कि बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये आपका मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में एक चीज़ और दी हुई है कि ये समरी में दिया हुआ है आपके, ठीक है, तो वो मैंने उठा के यहाँ पे लिया है। यही तो फ़ायदा है लेक्चर देखने का, ये वाला, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आगे पीछे हो सकता है तुमसे स्किप हो जाए, तुम रीडिंग टाइम नहीं देख पाओ। मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी सिस्टम। टैक्टाइल कुछ भी टच से रिलेटेड होता है ना, टच से, तो उसको टैक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ये विजुअल, क्योंकि सुपीरियर कॉलिकुला है, ऑडिटरी इन्फीरियर कॉलिकुला है, और टैक्टाइल इनपुट्स को रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है। कौन? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का फंक्शन तुम्हारे समरी में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। और वही समझाने के लिए मैंने कॉलिकुलाई का सिस्टम तुमको समझाया पूरा। और मिड ब्रेन का सेरिबल एक्विडक्ट पता चल गया, कॉर्पोरल में ये भी पता चल गया हम लोग को। तो आपका मिड ब्रेन हो गया। तो समरी में देखो ना, फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से एनसीईआरटी खेलती है। और फिर बोल देगा कि फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन इज, और फिर ये सारे तीनों 2-4 स्टेटमेंट दे दिए। अब तुम वहाँ पे कंफ्यूज क्योंकि तुमने समरी पढ़ी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। देख लो डायग्राम, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। ये देखो, ये रहा सेरिबेलम, ठीक है, ये रहा पॉन्स, दिख रहा है ऐसे गुच्छा टाइप का, ठीक है, और ये मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट्स हो गया, ठीक है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और अगर याद करो रेस्पिरेटरी, पिछला ही लेक्चर था जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो भी तुम्हारे पॉन्सी में प्रेजेंट होता है, याद करो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो फिर ये ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करता है या बढ़ाता है, कमेंट बताना तुम, ठीक है। Pons consist of fiber tract that interconnect different regions of brain. Cerebellum has a very convoluted structure in order to provide additional space for many neurons, and the medulla of the brain connected to the spinal cord. जाहिर सी बात है, मेडुला नीचे सबसे है और ये इसके आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड ही आता है तुम्हारा, ठीक है। फिर आता है मेडुला कंटेन्स सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस रिसेक्शन। बहुत सारे, चाहे रेस्पिरेशन में भी हम लोग जानते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ था, मेडुला में था, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स के लिए बहुत सारे, और गैसिक सिक्रेशन के लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में आपके प्रेजेंट है। तो इसी वजह से बताया था कि एनी इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगाटा मोस्ट प्रोबेबली इज़ फेटल, क्योंकि वो इतने सारे रिफ्लेक्स, इतने सारे काम कराता है मेडुला, जिसकी वजह से वो हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों ही फेल हो गया तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं। 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम विच इज़ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें बहुत कंफ्यूज करता है एनटीए लोगों को, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम लोग अच्छे से इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग जानते हैं कि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम लोग पहले ही उसको याद कर लेंगे। कैसे? देखो, ब्रेन स्टेम में अगर तुमको बताओ तो किसी भी स्टेम, प्लांट का अगर स्टेम देखा जाए तो एक लाइन पे जितना भी आ जाए तो वो आपका ब्रेन स्टेम हो गया, ठीक है। अब उससे डेविएट करेगा आपको वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देके। पहले देखो ब्रेन स्टेम क्या क्या मिला के होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला। देखो, ये रहा मेड्यूला, ब्लैक से इसको अंडरलाइन किया, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा पॉन्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं हम लोग। और ये रहा मिड ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन। तो देखो, एक पेड़ के स्टेम की तरह बन रहा है ये। देखो, अगर एक पेड़ बना था ऐसे तो उस तरीके से बन रहा है। तो जो सेम लाइन पे है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब वो क्या बोलेंगे कि आपको ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम भी होता है क्या, तो सेरिबेलम कहाँ है लाइन में, देखो सेरिबेलम पीछे की तरफ। बोलेगा ब्रेन स्टेम में थैलेमस हाइपोथैलेमस भी है क्या, तो बोले नहीं, नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपका
तीन ही चीज़ है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, एकदम याद रख लो, गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो सेरिबेलम के बारे में कोई डिस्कशन दिया ऊपर में नहीं दिया टेक्स्ट में, बस बोला कि कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, बहुत सारे न्यूरॉन्स आएंगे, जो कि ब्रेन का भी फीचर था, कॉन्वोल्यूटेड होता है, गायरस सेल का प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एकोमोडेशन होता है न्यूरॉन का। लेकिन समरी में फिर अगर बच्चा ना पढ़े तो उसको पता ना चले, ठीक है। समरी में दे दिया उठा के, द सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। इतना पेचीदा है एनसीईआरटी का टेक्स्ट, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपकी ईयर में अब तो ईयर है नहीं तो, लेकिन उसमें ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और ऑडिटरी सिस्टम से भी इन्फॉर्मेशन लेके उसको इंटीग्रेट करता है आपका सेरिबेलम, ये उसका फंक्शन है। तो इसको याद रख लो एकदम, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। अब जबकि ईयर हट चुका है तो ये और इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, क्योंकि ईयर का सेमी सर्कुलर कैनाल इसमें इन्वॉल्व है, एंड ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, कुछ फंक्शन अलग से मैं बताए हैं। मॉड्यूलेट लोकोमोटर एक्टिविटी, देखो बैलेंस और जो भी हम लोग चल रहे हैं उनको पूरा मॉड्यूलेट करना हमारा सेरिबेलम का काम है। वो इनिशिएट नहीं कर सकता है लेकिन उसको मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। रैपिड मस्कुलर मूवमेंट, अगर कुछ भी आप ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको सेरिबेलम मॉड्यूलेट कर रहा है। अब आते हैं कुछ बीमारियों का नाम, ठीक है। जो मैंने बताया था वहाँ पे कुछ न्यूरो थे, उसमें से कुछ बीमारी में भी इन्वॉल्व हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया इसलिए बस बता रहा हूँ कि ऐसे अगर नहीं भी रटना है इसको तो मत भी रटो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंसन डिजीज़। यहाँ पे डोपामिन सिक्रीशन कम हो जाता है तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ में एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन बढ़ जाता है, ठीक है। और हंटिंगटन कोरिया में जो गाबा था वो कम हो जाता है, और एसिटाइलकोलिन वो भी कम हो जाता है। तो बस एक बीमारी से स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें डोपामिन बढ़ जाता है, ठीक है, और डोपामिन कम किस में होता है, पार्किंसंस डिजीज़ में। तो ये दो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा सा बस इसके बारे में जानो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि सीएनएस आपका चैप्टर अब इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आई ईयर सब हटा दिया गया है। तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके का दिखता है। इसमें अंदर ग्रे मैटर होता है और बाहर वाइट मैटर होता है। ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर था, यहाँ ग्रे मैटर अंदर चला गया, ठीक है, इनसाइड अपोजिट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे वो देखो, वेंट्रल हॉर्न, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था, वेंट्रल एंटीरियर मोटर, ऐसे याद रखो, मोटर फंक्शन। जो भी मोटर फंक्शन यहाँ से आगे बढ़ेगा जाके मोटर फंक्शन कराएगा, ठीक है। तो फिर वो मोटर फंक्शन आपका एंटीरियर हॉर्न से जा रहा है, ठीक है, एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न। और जो पोस्टीरियर डॉर्सल है वो पोस्टीरियर हुआ, डॉर्सल हुआ, और वो सेंसरी हॉर्न, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करेगा। तो ये आपको दो फंक्शन और थोड़ा सा ग्रे मैटर का पोजीशन लोकेशन इसमें देखना इंपॉर्टेंट था। उसके अब आगे हम लोग बढ़ते हैं PYQs पे। तो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो गया अच्छे से, डेप्थ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे रिवाइज हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन 2024 का, और ये आपके स्क्रीन पे। अगेन पिछले लेक्चर में तो तुम लोग ने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन इस लेक्चर में करना प्लीज़, कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को तुम पहले पॉज करके सॉल्व करोगे खुद से, उसके बाद मैं सॉल्व कर ही रहूँगा उसको, फिर प्ले करना वीडियो को, और फिर हर एक क्वेश्चन सही होने में बताना तुम्हारे कितने जी पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर इस पॉइंट तक तुम लेक्चर देख चुके हो और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ज़रूर बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए बिना देखे, और उस हिसाब से अपने आप को +1 करते जाना, और जी पॉइंट्स बताना कितने हुए कमेंट में। लेट्स मेक इट अ थिंग एंड लेट्स स्टार्ट। 2024 में क्वेश्चन आया था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने के लिए, ठीक है, और लिस्ट 1 ऐसे दिया हुआ, लिस्ट 2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलो हम यहीं पे लिख के मैच करते हैं, पहले खुद से सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। ए में दिया हुआ है पॉन्स, पॉन्स का इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन को, वो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वैसा कोई इन्फॉर्मेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे, कनेक्ट डिफरेंट ब्रेन 3 होगा इसका, ए का 3, ठीक है। बी हाइपोथैलेमस, मोस्ट प्रोबेबली टेम्परेचर का ही आता है इससे, लेकिन अब देख लेते हैं। प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, रेस्पिरेशन गैस्ट्रिक, न्यूरोसिक्रेटरी, हाँ देखो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, वी रिमेंबर, यस 4। सी मेड्यूला, कंट्रोल रेस्पिरेशन गैस्ट्रिक रिएक्शन, अभी जस्ट पढ़ा है हम लोग ने, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2। और डी आपका हो गया सेरिबेलम, एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, रेगुलेट पोस्चर एंड द बैलेंस। इतना आसान क्वेश्चन आया था नीट 2024 में,
ये लेक्चर के बाद तो तुम 2025 में बना ही लोगे यार, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब देख लो कोई ऑप्शन है ऐसा, A3, B4, C2 एंड D1, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है, देयर आर टू स्टेटमेंट, द सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था, ये सही स्टेटमेंट है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये स्पॉन्स एंड सेरिब्रम, गलत है। देखो अब ये एक एक वर्ड चेंज करेगा, अब कोई इसमें कंफ्यूज पर कर जाए तो नहीं, सही गलत, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वन इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, इट्स स्टेटमेंट 3। लेट्स मूव टू 2023। The part of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear. ये कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस का ये फंक्शन था, और ये मेरे ही नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्पोरा कॉर्डियम में ना, ऑफ कोर्स नॉट। हिपोकैम्पस नहीं, मेमोरी से एसोसिएटेड था ये। ब्रेन स्टेम एपिथैलेमस कहाँ, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। कॉर्पस कैलोसम तो दो सेरेबेलम में कनेक्ट कर रहा है, नहीं। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, फोर्थ इज द ऑप्शन। अब आते हैं 2022 फेज 1 क्वेश्चन। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस। साइनेप्स के बारे में बात हो रही है, तो ये सारा ध्यान साइनेप्स की तरफ ले जाओ जो हमने पढ़ा है अभी तक। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ओके, इनकरेक्ट बताना है आपको। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, यस। केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, यस। इम्पल्स ट्रांसमिशन का केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, नहीं भाई, स्लो है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। Let's move ahead, which is 2022 phase 2 question. Match list 1 with list 2. Okay. हाँ, ये देख लो, वो वाला दिया हुआ है। अब इसमें ये देखना है हम लोग को, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे देखते हैं। मल्टीपोलर, ऑफ कोर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ए का 2, सारे ऑप्शन में लगभग ए का 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, बाईपोलर, रेटिना ऑफ आई, बी का 3, तो ए और डी जो इसमें ऑप्शन है, ए और डी, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ऐसे एलिमिनेशन करो, जब भी मैच द फॉलोइंग बनाओ ना, उसमें एलिमिनेशन करते हुए चलो तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, फिर आता है वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपका सोमैटिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स किस में प्रेजेंट है और अनमाइलिनेटेड किस में प्रेजेंट है। ठीक है, माइलिनेटेड स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट है। ठीक है, C4D1, स्पाइनल, क्रेनियल, और यहाँ सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। ठीक है, तो मेन पहला तो दोनों बना लेंगे लोग, ज़्यादातर बना लेंगे। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं इस लाइन पे, इसलिए मैंने बता भी दिया था ये लाइन। ठीक है, A2B3C4D1, A2B3C4D1, ये ऑप्शन। 2019, बहुत आसान क्वेश्चन, थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथैलेमस, सेकंड। जहाँ देखो थर्मोरेगुलेशन वहाँ हाइपोथैलेमस दिख ही जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखो, एकदम टिप्स पे रखो अपने इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 का। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व कर लो एक बार पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, रेस्पिरेशन और कार्डियोरेस्पिरेशन सही है। लिम्बिक सिस्टम, फाइबर इनकरेक्ट, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, नहीं, गलत है, ये पॉन्स का लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को पॉन्स कनेक्ट करता है। फिर है आपका कॉर्पस कैलोसम, बैंड फाइबर, लेफ्ट एंड राइट साइड, सही है। हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, रेगुलेशन टेम्परेचर, ओके वेरी गुड। तो आपका बस सेकंड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, जो कि लिम्बिक सिस्टम के बारे में गलत दिया हुआ है। ठीक है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय शॉन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, अगेन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओलिगोडेंड्रोसाइट इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि इस तरीके से ये ऑप्शन आपको बन सकता है, CNS में यही बनाता है। ठीक है, 2017 का एक और क्वेश्चन है, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। 2015 का, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2015 में एक क्वेश्चन है, एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, अब एंटीरियर या वेंट्रल बोलो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वेंट्रल, मोटर,
मोटर वॉलंटरी मोटर इम्पल्स थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वही डॉर्सल होता तो उसमें आप सेंसरी इम्पल्स बोलते। फिर आता है यहाँ पे 2015 का एक और क्वेश्चन, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। सेरिब्रम कैलकुलेशन कंटेम्पलेशन, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेसिंग वाला काम यही करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल, ऑफ कोर्स। सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, नहीं भाई, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट, अगेन करेक्ट। कॉर्पस कैलोजम देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेरिबेलम का ये फंक्शन नहीं है, वो आपका एक्टिविटी, वो बैलेंस और ये सब काम करता है। आपका ये जो लैंग्वेज लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन है, ये आपका सेरिब्रम का काम है। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। 2014, इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट। टेम्परेचर वाला कुछ भी होगा उसको मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, एग्जीक्यूशन फंक्शन, डिसीजन मेकिंग नहीं, टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन। हाइपोथैलेमस ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, इसको रट जाओ क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। 2013, a diagram showing axon terminal and synapse is given, identify correctly at least two of A and D, सॉरी A to D, ठीक है। ए तो आपका रिसेप्टर है, ये तो हम लोग को पता है, तो ए रिसेप्टर सही है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है ए। बी साइनेप्टिक कनेक्शन दिखा रहा है, ओके हो सकता है, ठीक है। सी साइनेप्टिक वेसिकल दिखा रहा है, फोर्थ ही ऑप्शन सही है, सही है यार, ठीक है। सी साइनेप्टिक वेसिकल और ए रिसेप्टर दिखा रहा है। नीचे से फिर तीसरा देखते हैं, सी न्यूरो ट्रांसमीटर, नहीं नहीं, वेसिकल दिखा रहा है। डी कैल्शियम आयन, थोड़ा सा डायग्राम भी क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये हमको समझ आ गया है कि इसमें रिसेप्टर दिया हुआ ए पे और सी आपका साइनेप्टिक वेसिकल दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 2012 पे, द ह्यूमन हैंड ब्रेन 3 पार्ट कंप्राइज करता है, ठीक है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कॉर्पस कैलोजम नहीं है, सेरिबेलम है, ठीक है। 2011 में देख लो, यहाँ पे अब इसी टाइप का क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे फ्रेम किया जाएगा आपका मॉक टेस्ट में भी, और उसमें आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने जिस तरीके से पढ़ाया तो उस तरीके से याद हो तो बहुत जल्दी बन जाएगा। न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। एक्सोन मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव होगा, याद करो, अंदर नेगेटिव होगा, ठीक है। और कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम बट इम्परमिएबल टू सोडियम, एंड अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के भी इनपरमिएबल। मोर परमिएबल पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। मोर परमिएबल टू सोडियम ये गलत है, इक्वली परमिएबल टू बोथ, नॉट इम्परमिएबल नॉट, तो 1 ऑप्शन इज करेक्ट। याद हो, अगर चीज़ें कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत जल्दी बन जाती है क्वेश्चन, ठीक है। 2010 में, नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन हाइपोथैलेमस। 2009, the part of human brain is concerned with the regulation of the body temperature, again hypothalamus. Most of the PYQs hypothalamus और टेम्परेचर पे ही हैं, ठीक है। 2008, during propagation of the nerve impulse, action potential results from the movement of सोडियम, देख लो, डी एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द सोडियम का मूवमेंट, डीपोलराइजेशन, सोडियम का इन्फ्लक्स होता था, ठीक है। सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यस ऑफ कोर्स, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। बट आगे भी देख लेते हैं, पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, नहीं। सोडियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नहीं। एंड पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नहीं। ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लिए था, एक्शन पोटेंशियल की पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया 2008 तक का। और भी क्वेश्चंस हैं, देखो अब आई और ईयर हटा दिया, इसलिए मुझे बहुत पहले तक के क्वेश्चंस लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना अच्छे से। एक प्रैक्टिस यहाँ पे देख लो, विच वन 2007 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वैक्यूल्स फाइबर्स भी और सेल्स में होते हैं, इसमें नहीं होता एक्चुअली। फ्लैजिला मेडुलरी शीथ न्यूरॉन में नहीं है, ठीक है। पेरिकैरियन और डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, ठीक है, दो। 2006, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। न्यूरॉन रेगुलेट एंडोक्राइन बट नॉट वाइस वर्सा। अब देखो वही उस लाइन का जो लास्ट लाइन दी हुई है फर्स्ट पैराग्राफ में टेक्स्ट बुक के, उसका मीनिंग यहाँ आपको पूछ रहा है, ठीक है। नॉट वाइस वर्सा ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को करते हैं। एंड ओके, सेकंड इज करेक्ट। नीदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरो एक्टिविटी नॉर द हार्मोन, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंडोक्राइन रेगुलेट्स एक्टिविटी न्यूरो बट नॉट वाइस वर्सा, ऐसा भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। Which one of the following not act as a neurotransmitter? We all know acetylcholine, epinephrine, norepinephrine, बचा cortisol, cortisol नहीं करता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट।
2005 और आखिरी क्वेश्चन यही है। पार्किंसन डिजीज़ मैंने इसलिए बता दिया था, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिजीज़ भी, ठीक है। इज डीजनरेशन ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन डेट आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड कंट्रोल यूजर न्यूरोट्रांसमीटर वी ऑल नो डिक्रीज इन डोपामीन, ठीक है। डोपामीन कम हो जाता है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ कॉज करता है। तो ये आपका था सारा। अब तुम बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में, और कोई भी अगर डाउट है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में अपना प्लीज़ एक्सप्रेस करो। तुम्हारे फेलो बैचमेट्स जो हैं या फिर तुम्हारे जो साथ में नीट देने वाले हैं वो भी उसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, या फिर मैं तो रिप्लाई करता ही हूँ, हर कमेंट का लगभग ट्राई करता हूँ कि रिप्लाई हो जाए। और ये था तुम्हारा पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आई होप सो कि इस लेक्चर को भी तुम लोग अच्छा रिस्पांस दो कि और लेक्चर्स लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। और जब आप कुछ बहुत मेहनत लगा के कुछ ऐसा जनरेट करते हो, कुछ बनाते हो और उस पर लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, और आप लोग कमेंट में बहुत अच्छा बहुत प्यार देते हो मुझे, तो उसके लिए भी थैंक यू। और अगला लेक्चर भी ह्यूमन फिजियो से ही रहेगा। और हर 2 दिन पे हम लोग एक लेक्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो जितने भी नोट्स हैं ये सारे मैं खुद से बना रहा हूँ, मेरा कोई पहले से बना हुआ नोट्स नहीं है। और उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से बहुत ट्रिक्स जितने हैं वो सारे अप्लाई करके बता सकूँ, और एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान रहे, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट्स करते हुए हम लोग एक नीट के तरफ अप्रोच बना रहे हैं ना। तो ये सारे नोट्स मेरे बनाए हुए नहीं, सब मैं खुद बनाता हूँ। इसमें भी टाइम जाता है और बहुत टाइम लगता है, और साथ ही साथ मेरी खुद की भी स्टडीज़ हैं, इसलिए 2 दिन का गैप हम लोग लेके चल रहे हैं किसी भी 2 लेक्चर के बीच में। और बाकी गाइडेंस और ये सब तो आते ही रहेंगे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं बाकी है इसमें, ठीक है। आई और ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया उससे, लेकिन 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों इन्हीं टॉपिक से बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं, और इस तरीके से पढ़े हैं कि वो हमें अच्छे से MCQ बना पाए हम लोग, ठीक है। अब कोई भी टेस्ट उठाओ और इसका सॉल्व करो इस चैप्टर से, या और चैप्टर के साथ क्लब करके सॉल्व करो। NCERT ज़रूर पढ़ लेना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।